Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss nuclear chemistry MCQ based questions पे कुछ हम बात करेंगे। ये BSc 6 सेमेस्टर के लिए और न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड कहीं पर भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, 11 क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो फिलहाल हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में बता दें कि आपको बोर के एटम के मॉडल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि एटम के सेंटर पर एक न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर ऑर्बिट होती है और ऑर्बिट्स पर आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूक्लियस के लिए बेसिक से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ पे मैंने 3 नोट में आपको एक्सप्लेन किया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूँ, जो बेसिक से इंपॉर्टेंट टॉपिक चलते हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बने हैं। तो फिलहाल आपके पास इस नोट में पहला पॉइंट मैंने जो लिखा है वो लिखा है, अगर आपके पास एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, ऐसी स्पीसीज़ को आप आइसोटोप कहते हैं। तो ऐसी स्पीसीज जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, उन्हें आपका आइसोटोप्स कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 1 2 3 है, डिफरेंट है, तो आपके ये क्या है, आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर 6 सेम और एटॉमिक मास 12 और 13 डिफरेंट है, ये आपके आइसोटोप्स कहलाते हैं। सेकंड नोट में एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, ऐसी स्पीसीज को आइसोबार कहते हैं। बार वैसे तो प्रेशर की यूनिट होती है, पर आप ऐसे याद रखो, बार से मतलब भार, आइसो मतलब सेम, जिनके भार सेम होते हैं उन्हें आइसोबार कहते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एटॉमिक मास 40 40 और 40 है। एटॉमिक नंबर आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20 है। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है जबकि एटॉमिक मास सेम है, ऐसी स्पीसीज को आइसोबार्स कहते हैं। तो ऐसी स्पीसीज, थर्ड पॉइंट में लिखा है, ऐसी स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कॉल्ड आइसोटोन्स। ऐसी स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं उन्हें आइसोटोन्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसको कहते हैं, आपके पास एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कर दो, तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो आपका न्यूट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो 8 आ रहे हैं। 15 में से 7 माइनस करोगे तो भी 8 आ रहे हैं, और 14 में से 6 माइनस करो तो भी 8 आ रहे हैं। तो जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ऐसी स्पीसीज को आइसोटोन्स कहते हैं। एक बहुत छोटा सा सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ, एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर जैसे इस एग्जांपल में बोले एटॉमिक नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 हैं। एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर्स यहाँ पर ऑक्सीजन का ये गलत लिखा है, यहाँ पे 8 हो जाना चाहिए था। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। फिलहाल हम ये वाले एग्जांपल ले लें तो न्यूट्रॉन्स आपके 8 हैं। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो ऐसी स्पीसीज, ये मतलब एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम 6 ही होंगे। इसके लिए सारी तीनों चीज़ें 6 7 होने वाली हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको बहुत बेसिक से पॉइंट पे बात करी है, ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट पे बात करी है। आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से ही मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, लास्ट वाले से। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट इज। तो हाफ लाइफ डिके और आपके पास हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट के बीच रिलेशनशिप पे बात करना है कि कौन सा फॉर्मूला होता है। तो हाफ लाइफ आपका टी हाफ हो गया और डिके कांस्टेंट को बोलते हैं लैम्डा यहाँ पर। तो ये इन दोनों के बीच रिलेशनशिप, ये क्योंकि जितनी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ये भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑर्डर में अगर आपको याद हो तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला के रेट कांस्टेंट इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ ही होता था। तो आपके पास फिलहाल जो आंसर है वो 0.693 अपॉन टी हाफ हो जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पेनिट्रेटिंग पावर इज, पेनिट्रेट करने की पावर जो होती है, अल्फा बीटा गामा रेज। ऐसे पार्टिकल या ऐसी स्पीसीज जो अल्फा बीटा गामा रेज को इमिट करती हैं उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा गामा सब अलग अलग टाइप की रेज होती हैं, अलग एनर्जीज़ की होती हैं। तो अलग अलग एनर्जीज़ की ये रेडिएशंस होती हैं या लाइट होती हैं, तो रेज होती हैं। तो आपके पास इनकी जो ऑर्डर होगा वो सेम तो हो नहीं सकता। तो ये वाले तो 2 तो वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं, तो या तो ये हो सकता था या ये वाला हो सकता था। तो गामा इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फा। तो फर्स्ट वाला आंसर सही है। तो इस ऑर्डर को आप ध्यान रख लेंगे।
फिर 9th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन अल्फा पार्टिकल इज रिलीज्ड इन न्यूक्लियर डिके, जब आपके पास अल्फा पार्टिकल को रिलीज किया जाता है तो एटॉमिक मास ऑफ द न्यूक्लियस अंडरगोइंग डिके, तो एटॉमिक मास पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो एटॉमिक मास जो होता है वो डिक्रीज करता है 4 यूनिट से। एटॉमिक मास 4 यूनिट से डिक्रीज कर जाता है जब आप अल्फा डिके करवाते हो। तो अल्फा डिके के केस में आपके पास जो एटॉमिक मास होता है वो आपका 4 यूनिट से डिक्रीज कर जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन विल रिजल्ट इन डैश डीके, जब आप न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में चेंज करते हो, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलते हो, तो कौन सा डीके होता है आपके पास? अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके या बीटा निगेटिव? तो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा भी है, अगर बीटा पॉजिटिव डीके होता है तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में चेंज होता है, अगर बीटा निगेटिव डीके होता है तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में चेंज होता है। तो उसने न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में बोला है, तो करेक्ट आंसर इज बीटा माइनस डीके होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच देर इज नो चेंज इन एटमिक नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, जब एटमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होता तो इनमें से कौन सा इमिशन होता है? अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन, पॉजिट्रॉन इमिशन या गामा इमिशन? तो गामा इमिशन में आपके पास एटमिक नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है। इन बीटा पॉजिटिव डीके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बीटा पॉजिटिव डीके विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन अकर? अभी आपको बताया, ये आंसर यहीं पे खत्म हो गया। बीटा पॉजिटिव डीके में प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्जन होता है। द न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं वो तो आइसोटोन्स होते हैं, लेकिन उसने बोला है एंड सेम मास नंबर, जब एटमिक मास भी सेम होता है बट अगर एटमिक मास सेम नहीं होता, डिफरेंट होता, तो ये कुछ और हो सकता था। लेकिन न्यूट्रॉन सेम होता तो एक ख्याल आ रहा था कि ऐसी आइसोटोन्स हो सकता था, लेकिन उसने कहा मास नंबर भी सेम है, तो ऐसी एनर्जी स्टेट को क्या कहते हैं? तो ऐसी एनर्जी स्टेट वाले को आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? आइसोमर्स कहते हैं। सो नेक्स्ट 4th नंबर के क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अल्फा पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय, अल्फा पार्टिकल रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए ये रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है 2He4। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट वैसे तो बेकेरल होती है, और बेकेरल आपका आंसर हो जाना चाहिए था, बट ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को कि इसकी यूनिट क्यूरी भी होती है, डीपीएस डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी होती है। तो तीनों ही आंसर सही हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपको सिर्फ एसआई यूनिट पूछा जाता तो करेक्ट आंसर बेकेरल हो जाता। ये इन नोट्स पे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले। इस नोट पे करने से पहले इन क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन आर अकर्स इन, न्यूक्लियर रिएक्शन किन में होती है? क्या एलिमेंट में होती है, मॉलिक्यूल में होती है, वैलेंस शेल में होती है या न्यूक्लियस में होती है? तो न्यूक्लियर रिएक्शन से ही क्लियर है कि हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियस में समझाई जाती है। 2nd नंबर का क्वेश्चन है आपका, व्हेन एन अनस्टेबल रेडियोएक्टिव एलिमेंट या एटम डिकेज इट यूजुअली टर्न्स इनटू, जब कोई अनस्टेबल एटम है तो वो जब डिके करेगा तो काई में कन्वर्ट होगा, स्टेबल वाले एटम में कन्वर्ट होगा, तो मोर स्टेबल एटम में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको नोट में बता रखा है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कॉजेज द एलिमेंट अनस्टेबल, जब अगर किसी एलिमेंट के पास एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो स्टेबल किए जा सकते हैं, क्योंकि जो जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक्स्ट्रा होंगे वो एटम या वो एलिमेंट आपका अनस्टेबल होगा, और उनको स्टेबल बनाया जा सकता है। अल्फा डीके से भी स्टेबल बनाया जा सकता है, बीटा डीके से भी, और गामा डीके से भी, या इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इन प्रोसेसेस के थ्रू उन्हें स्टेबल बनाया जा सकता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता कि किससे हम स्टेबल बना सकते हैं, तो हमारे पास वेरियस प्रोसेसेस हो सकती हैं किसी एलिमेंट को स्टेबल बनाने की। तो आप इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लिखने वाला हूँ यहाँ पे, तो फिर उस पर बात करेंगे। सो हेलो डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं इसमें ही, और 24th नंबर के क्वेश्चन से ही हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। वो लगेगा तो हम मिटा करके आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। फिलहाल 24th नंबर के क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नीचे से। 1 क्यूरी इज़ 3.7 × 10⁻10 यूनिट आपको पूछा है डैश करके, तो इसकी यूनिट होती है डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड। डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड विल बी द करेक्ट यूनिट। द स्पीसीज, ये 3 स्पीसीज आपके सामने दे रखी है,
और इन तीनों स्पीसीज़ का आपसे पूछा गया है कि इन तीनों स्पीसीज़ का आप क्या बता दो, ये क्या हैं, ये आपस में क्या क्या हैं। तो आप देख पा रहे होंगे एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट। तो एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, ऐसी स्पीसीज़ को आइसोटोप्स कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर जो स्पीसीज़ लिखी गई है, तो मैं आपको ये करेक्ट नोटेशन में आपको बता दूँ कि किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स लेटर, एटॉमिक नंबर के लिए जेड, एटॉमिक मास के लिए ए, और यहाँ पर न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपके एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन्स। तो आप इससे इसको माइनस करो तो न्यूट्रॉन 80 आते, 14 में से 7 माइनस करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 आते। तो वो सारी चीज़ें दे रखी है, तो वो बोल रहा है ये हैं क्या चीज़ आपस में। तो आप देख पा रहे होंगे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक मास सेम है। तो एटॉमिक मास सेम होते तो ऐसी स्पीसीज़ को क्या कहते हैं, आपका आइसोबार्स कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार हैं। ऑल द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेम सोर्स आर डैश एनर्जेटिक। जितने भी अल्फा पार्टिकल होते हैं जो सेम सोर्स से निकलते हैं वो कैसे एनर्जेटिक होते हैं, वो मोनो एनर्जेटिक होते हैं। लो हाई मोनो डिफरेंट, तो मोनो एनर्जेटिक होते हैं। द रेशियो ऑफ 14 CO2 ले रहे हैं लेकिन कार्बन 14 मास वाला, यहाँ पे कार्बन 12 मास वाला, इज कॉन्स्टेंट इन ऑल द लिविंग थिंग। ऑल द लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें इनका जो रेशियो चलता है वो कितना चलता है। ये डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, 1.6 × 10⁻⁻12। 14 CO2 वाले और 12 CO2 वाले में जो इनका रेशियो आता है वो किसके बराबर आता है आपके पास लिविंग थिंग के लिए, 1.6 × 10⁻⁻12। ये 19 नंबर का एक न्यूमेरिकल है, इसे मैं लास्ट में बताता हूँ, इसको रब कर दूंगा जब पहले मैं बाकियों को एक्सप्लेन कर लूँ। 1 क्यूरी इज द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच डिसइंटीग्रेट्स पर सेकेंड एट द रेट ऑफ कॉन्स्टेंट। अभी आपको बताया था, लास्ट वाला क्वेश्चन यही है, 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड वाली यूनिट में। इन ट्रेसर टेक्निक डैश आर यूज्ड। ट्रेसर टेक्निक में कौन से वाले आपके पार्टिकल यूज़ किए जाते हैं वो आपको देखना है, या कौन से वाले आइसोटोप यूज़ किए जाते हैं, आइसोबार, आइसोटोन या आइसोमर। तो आपके पास ट्रेसर टेक्निक में आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस, जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस होती है इज अकम्पनीड विद द इमिशन ऑफ, तो वो किस चीज़ का इमिशन करती हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस में न्यूट्रिनो जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल का इमिशन होता है। इन पॉजिट्रॉन डिके डैश आर इमिटेड। तो जब पॉजिट्रॉन डिके होता है तो कौन से पार्टिकल इमिट होते हैं, तभी भी न्यूट्रिनो होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस में भी न्यूट्रिनो पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, पॉजिट्रॉन डिके में भी न्यूट्रिनो पार्टिकल डिके होते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज़, ये मैं क्वेश्चन पहले भी बता चुका था, इसकी जो यूनिट होती है वो बेकेरल होती है। बेकेरल इसकी यूनिट, इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन को बता दिया था। बेकेरल भी होती है, क्यूरी भी होती है, आपकी DPS भी होती है, डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड, लेकिन एसआई यूनिट पूछी जाए तो बेकेरल विल बी द करेक्ट आंसर। डिके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज, डिके कांस्टेंट, तो डिके कांस्टेंट मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, लैम्डा = 0.693/T½ ये इस पर भी मैंने एक बात कही थी। तो 0.693/T½ फर्स्ट ऑर्डर के लिए आता है ये। तो आपके पास ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो डिके कांस्टेंट हाफ लाइफ के कैसा होता है, डायरेक्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू हाफ लाइफ कैसा प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप देख रहे होंगे 1/में है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फॉर डायग्नोसिस ऑफ थायराइड, थायराइड्स का ट्रेसर टेक्निक के थ्रू आप क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हो थायराइड्स वालों का, तो इनमें कौन सा वाला एलिमेंट यूज़ किया जाता है जो इस ट्रेसर टेक्निक में यूज़ होता है, वो है आयोडीन 131। तो मैं यहाँ पे आपको 24 नंबर के क्वेश्चंस तक बात कर चुका हूँ, बाकी के 25-26 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस में इसमें मैं बता दूंगा। ये फर्स्ट पार्ट है हमारी वीडियो का, तो नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे। फिलहाल अभी एक क्वेश्चन भी बच रहा है, तो फिलहाल तो आप सबसे पहले पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग इसे आराम से कर सको, या साथ साथ कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं इसे रब कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस बना देता हूँ आपको इसे एक्सप्लेन करने के लिए। आओ सीखें। तो उसने क्या कहा है, क्वेश्चन ध्यान से देख लेंगे कि आपके पास वो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आयोडीन हैज़ हाफ लाइफ पीरियड 8 डेज। आयोडीन का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो 8 डेज का है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ आयोडीन विल रिमेन इन अ 4 ग्राम सैंपल। 4 ग्राम सैंपल में कितना आयोडीन बचेगा जब 24 दिन हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखोगे आयोडीन का हाफ लाइफ जो है वो 8 दिन दे रखा है, तो उसने बोला है 24 दिन में कितने, हाँ
तो इनिशियल आप ध्यान से देखो तो 4 ग्राम में से कितना ग्राम रह जाएगा ऐसा कह रहा था वो। तो इनिशियल जो वेट दे रखा है उन्होंने किसी भी चीज़ का, इनिशियल जो है आयोडीन का वो है 4 ग्राम। विल रिमेन, हाँ 4 ग्राम रह रखा है। और आपका जो हाफ लाइफ दे रखा है वो कितना दे रखा है 8 डेज, ये इसका हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ आपको गिवन है। अब साथ ही साथ आपको 24 डेज में कितना आपके पास कितना ग्राम बच जाएगा वो आपको ये कहना चाह रहा है। तो 24 डेज में कितनी हाफ लाइफ आएंगी, 3 हाफ लाइफ आएंगी। देखो हाफ लाइफ में हाफ लाइफ 8 डेज है, तो 24 दिन में कितनी हाफ लाइफ आएगी, 3 हाफ लाइफ। 8 3 जा 24 होता है, तो 24 डे में आपके पास जो होंगी हाफ लाइफ वो 3 हाफ लाइफ हो जाएंगी। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आफ्टर 1 हाफ लाइफ, आफ्टर 1 हाफ लाइफ, तो एक हाफ लाइफ के बाद कितना ग्राम बचेगा। आपके पास शुरू में कितना ग्राम था, 4 ग्राम था। तो आपको पता है कि हाफ लाइफ उसको कहते हैं कि वो टाइम जिसमें आपकी जो इनिशियल अमाउंट थी उसका आधा बच जाए। तो 4 ग्राम थी इनिशियल और कितना बच जाएगा फर्स्ट हाफ लाइफ में, फर्स्ट हाफ लाइफ में 2 ग्राम बच जाएगा। फिर आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ में कितनी अमाउंट बची रह जाएगी, अब 2 ग्राम थी, 2 ग्राम का आधा कितना बच जाएगा 1 ग्राम। आफ्टर 3 हाफ लाइफ, टोटल 3 हाफ लाइफ से हमारे पास 24 दिन है, तो 3 हाफ लाइफ में 1 ग्राम का आयोडीन कितना बच जाएगा, उसका आधा 0.5 ग्राम। तो 0.5 विल बी द करेक्ट आंसर। तो मैं यहाँ पे आपको सारे इन पे एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, तो मैं इसे आगे बढ़ जाता हूँ और बाकी फ़िलहाल इसको मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ इस पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में पिएंगे आप लोगों का और खून। बाकी फ़िलहाल हमारी तरफ से जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप सबका खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है, प्यार बांटो, फैला दो। हैव अ गुड डे।